हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो चलिए अब हम इस एक्ट को देख लेते हैं। जब भी हम पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं, अब से मैं इन शॉर्ट पॉक्सो एक्ट बोलूंगी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो जब भी हम इस एक्ट के बारे में बात करते हैं तो एक बात हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल है। मतलब ये कि जब भी हम किसी भी लॉ के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट या पोर्नोग्राफी रिलेटेड मैटर्स के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा उसमें जो एक विक्टिम होती है ना, वो हमेशा एक गर्ल चाइल्ड होती है। बट अंडर द पॉक्सो एक्ट एक विक्टिम एक बॉय चाइल्ड भी हो सकता है, इसीलिए ये एक्ट क्या है, जनरल जेंडर न्यूट्रल एक्ट है ये। फिर हम देखते हैं इस एक्ट की इनेक्टमेंट डेट। ये एक्ट इनेक्ट हुआ 19 ऑफ जून 2012 को, बट एनफोर्स कब हुआ? एनफोर्स हुआ 14 नवंबर 2012 को। याद रखना आसान होगा क्योंकि 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो 14 नवंबर को ही आया प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अब हम आ जाते हैं इसके एम पे, इस एक्ट के एम पे। तो इस एक्ट का मेनली दो पर्पस है, दो एम है कि ये एक्ट क्यों आया। पहली बात, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम ऑफेंसेस। कैसे ऑफेंसेस? सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, ये तीन ऑफेंसेस के बारे में हम आगे जाकर बात करने वाले हैं। और दूसरा एम क्या है? दूसरा एम है टू प्रोटेक्ट, टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। ठीक है, ये जो तीनों जो हमने अभी देखा ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में, सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी, तो उन तीनों ही ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए क्या चाहिए? हमें एक स्पेशल कोर्ट चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे एम है फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के पीछे। दिस इज द एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012। फिर बात होती है इसमें कि कैसे बना ये पॉक्सो एक्ट, क्यों बना, कैसे बना, कौन सा प्रोविजन है, कौन सा लॉ है जो बात करता है इसके बारे में। तो जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि किसी भी स्टेट के पास पावर है कि वो स्पेशल लॉज बना सकते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट या फिर फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। तो ये क्या है? ये चाइल्ड स्पेसिफिक लॉ है, इसीलिए बच्चों के लिए एक स्पेशल लॉ बनाया गया है पॉक्सो एक्ट। ठीक है, और कौन से प्रोविजन के अंडर? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंडर। इसका जो प्रियम्बल है वो सीआरसी के बारे में बात करता है, यूएन सीआरसी, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। और कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड का मेन पर्पस क्या है? उनका मेन पर्पस बस इतना सा ही है कि जितने भी स्टेट पार्टीज हैं उसके अंदर, वो सब जो भी काम करे एक बेस्ट चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में करे। वो जब भी जो भी काम करें वो उस चाइल्ड की प्राइवेसी को और कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करते हुए करें। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे को अगर हम लोग ध्यान में रखते हुए उसके बेस्ट इंटरेस्ट में अगर हम कोई काम करते हैं, तो वो ना कि उसके लिए सिर्फ इमोशनली अच्छा होता है, बट फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड सोशल डेवलपमेंट भी उसका काफी उससे अच्छा होता है। इसलिए हमें हमेशा एक बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही काम करना चाहिए। ऑल्सो बच्चों को जरूरी है कि हम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल अब्यूज जैसी चीजों से, जैसे हीनस क्राइम से बचा पाए, तो इसीलिए उसे इफेक्टिवली एड्रेस करना चाहिए और स्पेशल लॉज की अगर जरूरत पड़े तो वो भी लेकर आनी चाहिए। अब हम सीधा आ जाते हैं हमारे सेक्शंस पे। तो चैप्टर 1 का सेक्शन 1 क्या किस बारे में बात करता है? और लाइक एनी अदर एक्ट ये बात करता है अबाउट द शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो ये क्या कहता है कि इस एक्ट का नाम क्या है? इस एक्ट का नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। जो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, वो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से हटा दिया गया है। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन पार्ट विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑफ अ चाइल्ड, कि एक बच्चा कौन है अंडर द पॉक्सो एक्ट। तो जो भी इंसान 18 साल से कम उम्र का है वो एक चाइल्ड है अंडर द पॉक्सो एक्ट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज ऑफ अ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में सेक्शन 2DA में बात की गई है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होता है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी है एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट, ठीक है, इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, जहां पर भी कोई ऐसी चीज दिखाई जा रही है जिसमें एक बच्चा है, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो वीडियो हो, या फिर कोई भी इमेज हो जो कि कंप्यूटर जनरेटेड हो। ठीक है, जिसको देख के हमें पता नहीं चल पा रहा है, इनडिस्टिंग्विशेबल है वो, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वो असली वाला बच्चा है या उसकी जगह कोई और है। ठीक है, ये पूरा पूरा हमें पता चल रहा है कि हाँ ये सो एंड सो बच्चा है। ठीक है, वो जो इमेज है वो क्रिएटेड भी हो सकती है, वो इमेज अडेप्टेड भी हो सकती है, वो इमेज मॉडिफाइड भी हो सकती है, बट अपीयर टू डिपिक्ट अ चाइल्ड। सीधा सीधा हमें पता चल रहा है किसी भी ऐसी चीज को, किसी भी फोटोग्राफ को, किसी भी वीडियो को देखकर कि ये एक बच्चे के ऊपर बनाई गई है, या फिर पता चल जाता है कि ये सो एंड सो बच्चा है, तो वो क्या होता है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है। बहुत बार किया जाता है कि
जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो किसी और इंसान का होता है, बट पिक्चर जो होता है, फेस जो होता है, वो काट कर किसी और बच्चे का लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इवन दो ये मॉडिफाइड इमेज है, बट क्योंकि देख के पता चल रहा है कि आपने किसी बच्चे को यहाँ पर डिपिक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है, तो वो भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आता है। Then let us come to the next important definition, that is of domestic relationship. एक domestic relationship क्या होती है, ये हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया है इन द डीवी एक्ट, बट अब हम दोबारा देख लेते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है। तो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे दो लोग, ठीक है, दो लोग साथ में रह रहे हैं या रह चुके हैं एक दूसरे के साथ में, एक एक ऐसी जगह पे मतलब एक घर में जहां पर वो लोग रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अब वो रिलेटेड कैसे भी हो सकते हैं, इधर बाय ब्लड मतलब बहन भाई हो सकते हैं, बाय मैरिज शादीशुदा हो आप लोग, एडॉप्शन भी हो सकता है, बाय एडॉप्शन भी आप रिलेटेड हो सकते हैं एक दूसरे से, या फिर यू आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, कि सपोज लिव इन रिलेशनशिप है, ठीक है, तो वो आ जाएगा रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज में, और आर फैमिली मेंबर्स लिविंग एज जॉइंट फैमिली। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है, एक ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे आप किसी के साथ रह रहे हो या रह चुके हो एक घर में, जहाँ पे आप एक दूसरे से रिलेटेड हो बाय ब्लड, बाय मैरिज, बाय अडॉप्शन, बाय रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, या फिर आप लोग फैमिली मेंबर हो जो कि एक जॉइंट फैमिली की तरह साथ में रह रहे हो। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज ऑफ अ शेयर्ड हाउसहोल्ड। तो एक शेयर्ड हाउसहोल्ड क्या होता है, ये भी हमने डीवी एक्ट में पढ़ा है, बट पॉक्सो एक्ट का शेयर्ड हाउसहोल्ड का डेफिनेशन डिफरेंट है फ्रॉम डीवी एक्ट। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट का शेयर्ड हाउसहोल्ड का डेफिनेशन है वो ये कहता है कि एक शेयर्ड हाउसहोल्ड एक ऐसा घर है जहां पर पॉक्सो एक्ट के अंडर जो विक्टिम है और जो अक्यूज्ड है वो दोनों साथ में रह चुके हैं या रह रहे हैं एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में। ठीक है, मतलब जिस बच्चे के साथ हुआ है, सपोज कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है किसी बच्चे के साथ, और जिसने किया है वो अक्यूज्ड, अगर दोनों एक ही जगह पर एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में एक घर में रह रहे हैं, तो उस घर को कहा जाएगा शेयर्ड हाउस होल्ड अंडर द पॉक्सो एक्ट। एंड सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जिस भी डेफिनेशन का मीनिंग हमें नहीं मिल पा रहा है इस पूरे सेक्शन 2 में, तो अगर सपोज वो मीनिंग दिया गया है आईपीसी में या जेजे एक्ट में या फिर सीआरपीसी में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, तो हम उसकी डेफिनेशन को मानेंगे कि हाँ इस एक्ट के लिए भी सेम डेफिनेशन एप्लीकेबल है। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉक्सो एक्ट, दैट इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 है सोल ऑफ द एक्ट, क्योंकि ये बात करता है वो सारे ही ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में जो एक चाइल्ड के अगेंस्ट हो सकती है, और उनके पनिशमेंट्स के बारे में भी ये बात करता है। तो एक एक करके हम इन सबको देख लेते हैं। तो मेनली जब हम बात करते हैं ना सेक्सुअल ऑफेंसेस की, तो इसमें हम बात करते हैं सेक्सुअल असॉल्ट की, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, या फिर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। तो हार्ड चीजों को देखने से पहले अच्छा होगा अगर हम सेक्शन 7 पहले देख लेते हैं, जो बात करता है अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट, कि सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। सेक्सुअल असॉल्ट इज whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of a child, or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person, or does any other act with sexual intent। मतलब कि जो भी इंसान किसी बच्चे को सेक्सुअल इंटेंट से टच करता है उसके प्राइवेट पार्ट्स को, ठीक है, या फिर उस बच्चे से टच करवाता है अपने खुद के प्राइवेट पार्ट्स को वो इंसान, या फिर किसी और इंसान के प्राइवेट पार्ट्स को टच करवाता है विद अ सेक्सुअल इंटेंट, ठीक है, या फिर या फिर कोई भी एनी अदर एक्ट वो करता है सेक्सुअल इंटेंट के साथ, जहां पर वो उस बच्चे के साथ फिजिकल कांटेक्ट रखना चाहता है, बट जहां पर वो पेनेट्रेशन नहीं करता है। तो जहां पर भी कोई इंसान सेक्सुअल इंटेंट रखना चाहता है, बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है, बच्चे से करवाता है, ठीक है, जहां पर वो उस बच्चे के साथ फिजिकल कांटेक्ट रखना चाहता है बट पेनेट्रेशन नहीं करता है, तो वो होता है सेक्सुअल असॉल्ट। और सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट दी गई है अंडर सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 क्या कहता है, आपको कितनी पनिशमेंट मिल सकती है सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर। सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर 3 से 5 साल तक की सजा आपको मिल सकती है, और आपको फाइन भी देना पड़ेगा, फाइन कंपलसरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट। आई होप मैंने आपको समझा पाई हूँ क्लियरली कि सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, जब भी कोई भी इंसान सेक्सुअल इंटेंट के साथ किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है या बच्चे से करवाता है, और जहां पर उसका इंटेंशन होता है कि वो उस बच्चे के साथ फिजिकल कांटेक्ट रखे बट पेनेट्रेशन के बिना, तो जहां पर ऐसा होता है वो होता है सेक्सुअल असॉल्ट। तो अगर सेक्सुअल असॉल्ट क्लियर है, तो अब हम आते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। ठीक है, उसके लिए अब हम आ जाते हैं सेक्शन
3 पे कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। तो इस सेक्शन में हम 4 मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ये अगर हम इन टर्म्स को याद कर लेंगे ना तो बहुत हमें आसानी रहेगी पूरा ही सेक्शन याद रखने में। वैसे हमें वर्ड बाय वर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल। तो वो 4 वर्ड्स क्या-क्या हैं? पेनिट्रेशन, इंसर्शन, मैनिपुलेशन और एप्लीकेशन। ठीक है? वो कैसे हैं अब देख लेते हैं। सेक्शन 3 कहता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब है कि जहां पर कोई भी इंसान पेनिट्रेशन करता है, ही पेनिट्रेट्स हिज बॉडी पार्ट्स, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, ठीक है? ही पेनिट्रेट्स हिज पीनस टू एन एक्सटेंट into the vagina, mouth, urethra or anus of a child or makes the child to do so with him or any other person। तो जो भी पेनिट्रेशन करता है of his penis उस बच्चे के वेजाइना में, माउथ, यूरेथ्रा या फिर एनस में या फिर बच्चे से करवाता है खुद के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ, तो उसे वो आ जाता है पेनिट्रेशन के अंदर। दूसरा पॉइंट बात करता है इंसर्शन के बारे में। इंसर्शन क्या होता है? जहां पर कोई भी इंसान इंसर्ट करना चाहता है कोई भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी पार्ट को जो कि पीनस नहीं है, ठीक है, इनटू द वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस ऑफ द चाइल्ड, या फिर बच्चे से करवाता है खुद के साथ या फिर किसी और व्यक्ति के साथ, तो वो हो जाता है, आ जाता है इंसर्शन में। ये भी होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसको अगर हम सरल भाषा में कहें तो ये है बेसिकली डिजिटल रेप, जहां पर आप इंसर्शन कर रहे हो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इनटू द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। देन तीसरा पॉइंट बात करता है अबाउट मैनिपुलेशन, जहां पर आप बच्चे के बॉडी के साथ इस तरीके से बच्चे के बॉडी पार्ट के से आप इस तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे हो ताकि आप पेनिट्रेशन कर पाओ, ठीक है? तो वो भी आ जाता है अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एंड लास्टली, अगर इफ यू आर अप्लाइंग योर माउथ, when he applies his mouth to the penis, vagina, anus, urethra or child of the child or makes the child to do so to such person or any other person। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेशन करता है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना चाहता है उसके बॉडी पार्ट में, या फिर उसके बॉडी पार्ट को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि वो पेनिट्रेशन कर पाए, या फिर ही अप्लाइज हिज माउथ टू द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ चाइल्ड, तो ये सारी ही चीजें आ जाती हैं अंडर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेशन का मतलब सिर्फ पेनिट्रेशन ऑफ पीनस ही नहीं है, ये इंक्लूड करता है इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी पार्ट को, मैनिपुलेशन ऑफ द बॉडी पार्ट सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन को, एंड ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ माउथ को। ये याद रखना हमारे लिए जरूरी है। सो दैट इज ऑल अबाउट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब हम इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं। तो सेक्शन 4 बात करता है अबाउट द पनिशमेंट ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो सेक्शन 4 क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो भी किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है उसे पनिशमेंट मिल सकती है ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर टर्म, मतलब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है। कितने साल के लिए? विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स। 10 साल से कम की तो आपको मिलेगी ही नहीं। तो 10 साल से लेकर के आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक की सजा मिल सकती है एंड आपको फाइन भी देना पड़ेगा इन केस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। बट अगर आपने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है किसी बच्चे के साथ जो 16 साल से कम उम्र का है, तो आपकी क्या है, पनिशमेंट बढ़ जाएगी। वो कितनी होगी कि मिनिमम 20 साल तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? 20 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की आपको सजा मिलेगी। और यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होगा फॉर द रिमाइंडर ऑफ योर नेचुरल लाइफ, मतलब जब तक वो जिंदा है इंसान तब तक वो रहेगा जेल में एंड उसे फाइन भी देना पड़ेगा। तो ये हमने देख लिया कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में दो तरीके के पनिशमेंट दिए हुए हैं। एक तो जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ हो रहा है, जहां पर 10 साल से लेके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक की सजा दी गई है, और दूसरा है जहां पर 16 साल से कम उम्र के साथ कम उम्र के बच्चों के साथ हो रहा है, जहां पर फाइन पनिशमेंट कितना है, 20 साल से लेकर के इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब फॉर द रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन एंड ऑल्सो फाइन। और जब भी हम बात करते हैं ना इस सेक्शन में अबाउट फाइन, तो वो फाइन क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए जस्ट एंड रीजनेबल। और ये फाइन डायरेक्टली दिया जाता है उस विक्टिम को जिसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, ताकि उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट कर पाए एंड उसके रिहेबिलिटेशन के लिए काम आए। सो दैट इज ऑल अबाउट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, ठीक है? जहां पर भी पेनिट्रेशन हो जाता है सेक्सुअल असॉल्ट में, वो हो जाता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे, दैट इज एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसके बारे में बात किया गया है अंडर सेक्शन 5 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। सो
एग्रावेटेड का मतलब क्या होता है? एग्रावेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज हो जो बहुत सीरियस हो जाए, एक नेक्स्ट लेवल पे हो जाए, उसे एग्रावेटेड कहते हैं। एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको देती हूँ। आईपीसी में जब हम बात करते हैं किसी भी ऑफेंस की, तो सपोज हम बात करें हर्ट की, हर्ट के साथ एक और आता है ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, तो हर्ट मतलब नॉर्मल, आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसे चोट लग गई तो वो हर्ट हो गया। बट आपने उसको इस तरीके से मारा कि उसकी मतलब वो चल नहीं पा रहा है, अपने रोज का काम नहीं कर पा रहा है, या फिर सपोज उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई, उसके सिर में चोट लग गई है, उसके ही हैड टू गो थ्रू एन ऑपरेशन, उसकी आंख फूट गई है, आपने उसकी आंख फोड़ दी, तो ये सारी चीजें ग्रीवियस हर्ट में आ जाती है। ठीक है, तो मतलब उसका जो डिग्री है वो सीरियसनेस की तरफ बढ़ते जाता है। इसलिए पहले आता है सेक्सुअल असॉल्ट, फिर आता है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एंड लास्ट में आता है एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। मतलब इन जो सेक्सुअल असॉल्ट और पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा है उसका भी एक ग्रेव सिचुएशन। अब वो होता क्या है वो हम आगे देख लेते हैं अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। सो सेक्शन 5 कहता है कि एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। हुएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जब भी कोई एक पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन के लोकल प्रीमाइसेस में, ठीक है, या फिर स्टेशन हाउस के प्रीमाइसेस में, या फिर जब वो ड्यूटी कर रहा होता है तब, या फिर जब वो अपनी वर्दी में होता है, जब वो अपनी यूनिफॉर्म में है, लोग उसे देख के पहचान पा रहे हैं कि ये एक पुलिस ऑफिसर है, और अगर उस सिचुएशन में वो किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो वो पुलिस ऑफिसर का जो हरकत है वो आ जाएगा अंडर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेकेंडली, जब भी कोई आर्म्ड फोर्स का पर्सन हो या फिर सिक्योरिटी फोर्स का कोई व्यक्ति हो, जो कि जहां पर उसे डिप्लॉय किया गया है उस एरिया में, या फिर उसके कमांड के अंदर जो एरिया है वो वहां पर, या फिर ड्यूटी देते वक्त, या फिर जब उसे लोग पहचान पा रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति सिक्योरिटी फोर्स का है या फिर आर्म फोर्स का है, उस वक्त उस दौरान अगर कोई इंसान किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो वो भी आ जाता है अंडर द एग्रावेटेड फॉर्म। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। देन अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जो किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, तो वो भी एग्रावेटेड फॉर्म के अंदर हम उसको लेंगे। उसके बाद डी, ई एंड एफ, ये तीनों ही बात करते हैं अबाउट मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट कहाँ कहाँ का, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, सपोज कोई सा भी हॉस्पिटल हो सकता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो किसी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट अगर किसी बच्चे के साथ हॉस्पिटल के अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो वो भी आएगा अंडर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। या फिर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां का मैनेजमेंट या फिर स्टाफ उस बच्चे के साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो वो भी आता है एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। या फिर सपोज कीजिए कि एक बच्चा है जो एक कस्टडी ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में है, सपोज वो प्रोटेक्शन होम में है या फिर रिमांड होम में है या फिर ऑब्जर्वेशन होम में है वो बच्चा, और उस बच्चे के साथ वहां पर रहते हुए अगर उसके साथ वहां का मैनेजमेंट या फिर स्टाफ उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर देता है, तो वो भी आ जाता है अंडर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। देन nextly, whoever commits gang penetrative sexual assault on a child also comes under aggravated penetrative sexual assault। और गैंग का क्या मतलब है, सपोज कि 5-6 लोग हैं, ठीक है, उन लोगों का कॉमन इंटेंशन था कि उन्हें उस बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करना है। ओके, नाउ सपोज उन 6 लोगों में से 2 लोगों ने किया और बाकी 4 लोग थे उन लोगों ने पेनिट्रेशन नहीं किया, बट देन उसे लिया जाएगा एज इफ उन लोगों ने गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, और माना जाएगा कि जिसने नहीं किया है ना उनका भी ये इंटेंशन था कि वो उसे करना चाहते थे। ठीक है, एंड ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। ये माना जाएगा कि उस हर एक व्यक्ति ने उस बच्चे के साथ किया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और जब भी ऐसा ऐसा ऐसी कोई बात होती है तो उसे हम मानेंगे गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और वो आ जाएगा अंडर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। देन सपोज कोई बच्चा है, उसके साथ हुआ है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, और उसको करते वक्त किसी ने क्या किया, उस बच्चे के साथ यूज किया डेडली वेपन जैसे कि फायर, हीट सब्सटेंस या फिर कोरोसिव सब्सटेंस। तो जब भी ऐसे कोई डेडली वेपन्स यूज में आते हैं ना ड्यूरिंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो वो भी अंडर एग्रावेटेड फॉर्म में आ जाता है। या फिर
एक बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और उसे ग्रीवियस हर्ट हो गया, उसकी बॉडी को इस तरीके से हार्म हो गया, सपोज उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो थे वो डैमेज हो गए, उसे चोट लग गई, तो ये सारी चीजें भी एग्रावेटेड फॉर्म में आ जाती है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो हुआ ही है, बट क्योंकि उसे इतनी चोट लग गई है, इतनी बॉडीली हार्म हो गए हैं, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं, तो वो एग्रावेटेड फॉर्म में आ जाएगा। देन सपोज देयर इज अ चाइल्ड एंड उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, बट उसकी वजह से उसे सपोज एचआईवी हो जाता है या फिर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, तो जब भी किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो वो आ जाता है अंडर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। या फिर अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि सपोज कोई एक बच्चा है जिसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और उसकी वजह से वो उस बच्चे की डेथ हो जाती है, तो दैट आल्सो कम्स अंडर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। या फिर whoever taking advantage of a child's mental or physical disability, सपोज एक स्पेशली एबल्ड बच्चा था जिसका ध्यान रखने के लिए कोई था, ठीक है, और उसने उसका एडवांटेज लेते हुए, उसे पता था कि वो बच्चा मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, बट स्टिल वो उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो वो भी अंडर एग्रावेटेड फॉर्म में आ जाएगा कि उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, उसके साथ क्या हुआ है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। Then nextly, whoever commits penetrative sexual assault on a child more than once or repeatedly, ठीक है, एक या एक बार, बार बार या फिर एक बार या एक से बार से ज्यादा अगर कोई पीएसए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है किसी बच्चे के साथ, तो वो भी आ जाता है एग्रावेटेड फॉर्म में। या फिर जहां पर वो बच्चा 12 साल से कम उम्र का है, जो भी बच्चा 12 साल से कम उम्र का है उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि उसके साथ हुआ है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। या फिर जब भी कोई एक बच्चा एक घर में रह रहा है, सपोज अपने रिलेटिव्स के साथ रह रहा है, वो रिलेटिव कैसे भी हो सकते हैं, बाय ब्लड भी उससे रिलेटेड हो सकते हैं, बाय अडॉप्शन भी हो सकता है, बाय मैरिज भी हो सकते हैं, या फिर वो गार्जियन भी हो सकते हैं उसके, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो फॉस्टर केयर वाले हों, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो बच्चा जिसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा है वो क्या है, उसके पेरेंट के साथ उस इंसान का एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, ठीक है, और हु इज लिविंग इन द सेम शेयर्ड हाउस होल्ड विद द चाइल्ड, कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चाइल्ड, तो वो हो जाएगा एग्रेवेटेड फॉर्म में। आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। इसका एग्जांपल ये है कि सपोज कि एक बच्चा था, उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि उस बच्चे की जो मदर थी, ठीक है, उस बच्चे की जो मदर थी वो जाकर किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। उस बच्चे की जो मदर थी वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी और के साथ रहती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि वो जो बच्चे की मदर है और जो वो लिव इन रिलेशनशिप में रहे जिसके साथ, वो दोनों क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, और वो बच्चा भी उनके साथ सेम घर में रह रहा है, और सपोज वो जो इंसान है वो उस बच्चे के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर देता है, तो ये आ जाएगा अंडर एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि इसका मतलब क्या है। Then, whoever being in the ownership or management or staff of an institution providing service to the child commits PSA, तो जो भी सपोज कोई भी एक सपोज कोई एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, ठीक है, आप उसको, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे लेकर जाते हैं स्पीच थेरेपी के लिए, ठीक है, और सपोज वहाँ के जो मैनेजमेंट होता है या स्टाफ होता है वो उस बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर देता है, तो वो आ जाएगा अंडर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। Then, whoever being in position of trust or authority of a child commits PSA on the child is in an institution or home of the child or anywhere else, तो वो भी आ जाता है अंडर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सपोज करिए ये बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स सुबह से शाम काम करते हैं, काम पे जाते हैं वो लोग, और उन लोगों ने उसकी जगह पर एक अथॉरिटेटिव पर्सन को रख के रखा है, जो उस बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसे नहलाता है, उसे खिलाता है, उसे स्कूल लेके जाता है, लेकर आता है, और उसे खाना वाना खिलाना सुलाना सब कुछ वही, मतलब 24 घंटे वो उस बच्चे के साथ रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि उस बच्चे को उसके ऊपर एक ट्रस्ट है, ठीक है, उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके उसके उस बच्चे के जो पेरेंट्स है वो उसे छोड़ के जा रहे हैं घर में, और सपोज उस वक्त उस दौरान अगर वो इंसान पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर देता है उस बच्चे के साथ, तो वो भी आ जाएगा अंडर एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। देन, अगर किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है ये जानते हुए भी कि वो बच्चा प्रेग्नेंट है, तो वो भी आ जाएगा एग्रेवेटेड फॉर्म में।
या फिर किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है और फिर उस असॉल्ट को करने के बाद उसे मारने की अटेम्प्ट किया जाता है, उसे मर्डर करने का अटेम्प्ट किया जाता है, तो वो भी आ जाता है अंडर एग्ग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और या फिर सपोज देयर इज अ चाइल्ड एंड उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है। कब होता है? जब सपोज कोई कम्युनल वायलेंस चल रहा हो, ठीक है, या फिर कोई नेचुरल सपोज बाढ़ आई हुई है या फिर ड्रॉट है। उस केस में अगर उस टाइम पे अगर किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो ये माना जाएगा कि वो एग्ग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, बिकॉज उस बच्चे का फायदा उठाया गया है एक ऐसे वक्त में जो सिचुएशन सही नहीं थी, जो वायलेंस भरी थी या फिर नेचुरल कैलामिटी की वजह से बहुत कंडीशन खराब थी, और ऐसे कंडीशन में अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा कोई हरकत करता है तो वो एग्रेवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। ऑल्सो whoever commits penetrative sexual assault, जो भी इंसान किसी बच्चे के साथ penetrative sexual assault करता है जिसको पहले भी कन्विक्ट किया गया है फॉर डूइंग एनी ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, जिसने किसी बच्चे के साथ सपोज पहले किया था सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर सेक्सुअल असॉल्ट या फिर पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए यूज किया था, और उसको वो दोबारा आ जाता है, वो दोबारा किसी बच्चे के साथ करता है, ठीक है, तो वो फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं आएगा, वो आएगा एग्ग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। एंड लास्टली, अगर कोई भी इंसान किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, उस बच्चे को स्ट्रिप करवाता है या फिर नेकेड परेड करवाता है पब्लिक में, तो वो भी आ जाएगा अंडर एग्ग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। आई होप मैं आपको ये ए टू यू जो है वो अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। मैंने एग्जाम्पल्स के साथ समझा है ताकि आपको ये पूरा समझ में आए। पूरा वर्ड बाय वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक जिस्ट जो मैंने आपको समझाई है ना, कि जब भी एग्रीवेटेड फॉर्म क्या होता है, अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूं, ठीक है, अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूं, तो इतनी सी बात कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं हम लोगों के लिए। एक तो वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ही स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है, और एक ऐसे लोग होते हैं जिन्हें या तो हम जानते हैं या फिर हम उन पे भरोसा करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर या फिर कोई एक आर्मी के कोई पर्सनल हो। जब भी हम किसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि हाँ, ये इंसान हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है। किसी आर्म्ड फोर्स वाले को देखते हैं तो लगता है कि हाँ, ये तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और तब अगर वो व्यक्ति हमारे साथ ऐसा कुछ कर देता है, किसी बच्चे के साथ जो 18 साल से कम उम्र का है ऐसा कुछ कर देता है, तो वो एग्रावेटेड फॉर्म में आ जाता है, और ये रिलेटिव्स को भी इंक्लूड करता है एक चाइल्ड के, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट एग्ग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब हम इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं। इसकी पनिशमेंट दी गई है अंडर सेक्शन 6। मैं आपको बता दूं, याद रखना बहुत आसान होगा हमें ये सारे सेक्शंस, और याद रखने भी हैं। तो आप ऐसे याद रखो कि सेक्शन 3 से लेकर के एंड तक जब अभी हम पढ़ेंगे, तो सेक्शन 3 से लेकर के जो भी ऑड नंबर है ना, उसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात की गई है, और उसके तुरंत बाद जो सेक्शन इवन इवन सेक्शन है ना, उसमें उसकी पनिशमेंट दी गई है। जैसे सपोज अगर सेक्शन 7 बात करता है सेक्सुअल असॉल्ट की, तो सेक्शन 8 बात करता है उसके पनिशमेंट की। ये सबसे अच्छी बात है इस एक्ट की। तो अब हम पनिशमेंट देख लेते हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। क्या है पनिशमेंट? कि जो भी किसी बच्चे के साथ एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, उसे पनिशमेंट कितनी मिलेगी? रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही मिलेगा। यहाँ पर सिंपल का तो उन लोगों ने नाम ही नहीं रखा है, हटा दिया है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट तो छोड़ दो, ठीक है। तो आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स। 20 साल से कम की तो बात ही मत करो, 20 साल तो मिनिमम है, मिनिमम आपको 20 साल की सजा मिलेगी। वो 20 साल एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, ठीक है। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपकी जो उस इंसान की नेचुरल लाइफ है ना, जो रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ है, तब तक वो इंसान रहेगा जेल में, और उसे फाइन तो देना ही देना पड़ेगा। ऑल्सो एग्ग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में जो एक इम्पॉर्टेंट पनिशमेंट है वो है डेथ सेंटेंस की। किसी किसी केसेस में एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में डेथ सेंटेंस भी दे दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ हम इस डेथ सेंटेंस से ही देख सकते हैं कि कितना सीरियस एक ऑफेंस होता है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? सेक्सुअल असॉल्ट जहां पर किसी इंसान का इंटेंशन है किसी बच्चे को टच करने का, उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट रखने का, बट वो पेनिट्रेशन नहीं करता है, तो वो होता है सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। फिर आता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जहां पर वो इंसर्ट भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है बच्चे के बॉडी पार्ट को, ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकता है, या फिर वो कर सकता है पेनिट्रेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ हिज माउथ। तो ये सारी चीजें जब भी होती है तो वो आता है अंडर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है।
एंड लास्टली आता है एग्रेवेटेड फॉर्म, कि जो भी चीजें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आती है वो अगर कोई ऐसा इंसान करे जो कि एक अथॉरिटी में था ट्रस्ट की, ठीक है, सपोज फैमिली मेंबर था, या फिर कोई एक ऐसा इंसान था जिससे हमें कभी भी उम्मीद नहीं होती कि वो हमें ऐसा करेगा। सपोज हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं और हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमें पता होता है कि एक डॉक्टर है वो हमें ठीक कर देगा, हमारी ये एक्सपेक्टेशन कभी नहीं होती कि वो डॉक्टर हमारे साथ कभी कुछ गलत करेगा। बट अगर वो डॉक्टर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत कर देता है ना, तो वो आ जाता है अंडर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। दैट इज ऑल अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब हम देख लेते हैं एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है अंडर सेक्शन 9। एग्रेवेटेड फॉर्म क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि जो भी हमने एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में पढ़ा ना, वो सारी ही चीजें दी गई है अंडर सेक्शन 9 भी, ये बिल्कुल सेम है, बस एक दो पॉइंट इसमें डिफरेंट है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। तो सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, जहाँ पे कोई भी इंसान किसी बच्चे के साथ में फिजिकल कांटेक्ट रखना चाहता है, सेक्सुअल इंटेंशन होता है उसका, उसके साथ वो उस बच्चे को टच करता है, बच्चे से टच करवाता है अपने बॉडी पार्ट्स को या फिर किसी और के बॉडी पार्ट्स को, ठीक है, तो वो होता है सेक्सुअल असॉल्ट। और वो एग्रेवेटेड कब होता है, जब हमने अभी पढ़ा ना, सपोज कोई पुलिस ऑफिसर कर दे सेक्सुअल असॉल्ट तो वो एग्रेवेटेड हो जाएगा, कोई घर का व्यक्ति कर दे तो वो आ जाएगा एग्रेवेटेड में, कोई भी मैनेजमेंट या स्टाफ का पर्सन किसी हॉस्पिटल का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का कर दे तो वो भी आ जाएगा एग्रेवेटेड फॉर्म में। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। और अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे इस सेक्शन 9 के, जो कि है लास्ट में क्लॉज 5, ठीक है। तो ये क्या कहता है, हुएवर, ये 2019 के अमेंडमेंट से आया था, ठीक है। तो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, हुएवर परसुएट्स, induces, entices, or coerces a child to get administered or administers or direct anyone to administer, help in getting administered any drug or hormone or any chemical substance to a child with the intent that such child attains early sexual maturity, तो वो भी आ जाता है ना aggravated sexual assault। आपको सिंपल भाषा में बताऊं अगर मैं, तो एक एग्जांपल, एक वेब सीरीज थी, मुझे नाम याद नहीं है, बट उस वेब सीरीज में ऐसा दिखाते हैं कि एक बच्ची होती है जो फेमस होना चाहती है, तो वो डांस वीडियोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो बनाती है। तो उसके पेरेंट्स को भी धीरे-धीरे लगता है कि हाँ, वो बच्ची फेमस हो रही है, तो उन्हें भी लालच आ जाता है, ठीक है? तो फिर कुछ दिनों बाद में वो देखते हैं कि जो मतलब ट्रोल करने लगते हैं लोग उसके पेरेंट्स को कि इतनी छोटी-सी बच्ची है, उसको आप लोग अपने खुद पैसा कमाने के लिए आप उसे यूज़ में ले रहे हो। तो उसके पेरेंट्स को ये लगता है कि सपोज़ वो अगर बच्ची नहीं है, वो थोड़ी-सी बड़ी दिखे, मैच्योर दिखे, तो लोग ट्रोल नहीं करेंगे। प्लस उनका ये भी था कि अगर वो थोड़ी-सी और मैच्योर्ड दिखती है, तो वो और जो मैच्योर्ड एज ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनको भी वो अट्रैक्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो ऐसा करते हुए और प्लस एक कंपटीशन आ रहा होता है जिसमें ये होता है कि कोई मैच्योर जो बच्चा होता है वही उसमें पार्ट ले सकता है, कोई बच्चा मतलब छोटा बच्चा उसमें नहीं जा सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसके जो रिलेटिव्स होते हैं और उसकी उनकी जो मदर होती है उस बच्चे की, वो उसे एक क्लिनिक में लेकर जाता है और हर वीक उसे एक हार्मोन का इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि वो अपनी उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था और ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ दिस क्लॉज, जो कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ करता है किसी बच्चे के साथ जिसमें वो उसको इंजेक्ट करवा रहा है ड्रग या फिर कोई हार्मोन या फिर केमिकल सब्सटेंस, की वो बच्चा उम्र से पहले ही उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए, तो वो आ जाएगा अंडर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। और उसकी पनिशमेंट क्या दी गई है, 5 से 7 साल तक की सजा दी गई है एंड आपको फाइन भी मिलेगा अंडर दिस सेक्शन। सो दैट इज ऑल अबाउट एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अब हम देख लेते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट को। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, तो सेक्शन 11 बात करता है अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, जहां पर कोई भी इंसान का सेक्सुअल इंटेंट होता है, ठीक है, किसी भी इंसान का सेक्सुअल इंटेंट है और एक सेक्सुअल इंटेंट से वो कोई भी आवाज निकालता है, कोई भी वर्ड बोलता है किसी बच्चे को, कोई भी आवाज निकालता है, कोई भी जेस्चर दिखाता है या फिर कोई भी चीज या फिर खुद का बॉडी पार्ट उस बच्चे को एग्जिबिट करता है, जहां पर उस इंसान का ये इंटेंशन होता है कि वो बच्चा उस वर्ड को सुने, उस आवाज को सुने, उस जेस्चर को देखे या उस बॉडी पार्ट या ऑब्जेक्ट को देखे, तो वो आ जाएगा अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट। सपोज कोई एक बच्चा जा रहा है और कोई एक इंसान पीछे से वल्गर सॉन्ग्स गा रहा है या फिर सीटी बजा रहा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर जेस्चर। वो सीटी बजा रहा है और वो चाहता है, वो जोर जोर से बजा रहा है बार बार, वो चाहता है कि वो बच्चा उसे सुने, तो ये आ जाएगा अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट। देन ऑल्सो
with sexual intent makes a child exhibit his body or any part of his body so as it is seen by such person or any other person, ठीक है, उस बच्चे को उस बच्चे के बॉडी पार्ट को या फिर उस बच्चे की बॉडी को इस तरीके से एग्जिबिट करता है ताकि वो खुद देख सके या किसी और व्यक्ति को दिखा सके उस बच्चे के बॉडी पार्ट को, तो वो भी आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर। या फिर किसी भी बच्चे को कोई ऐसी चीज दिखाना जो कि पोर्नोग्राफिक हो इन नेचर, ठीक है, सपोज किसी बच्चे को कोई इंसान पॉर्न दिखा रहा है तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। या फिर सपोज कोई एक बच्चा है जिसको कोई एक व्यक्ति रिपीटेडली कॉन्स्टेंटली फॉलो करता है, देखता है या कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, या तो डायरेक्टली फेस टू फेस बात करने की कोशिश करता है, या फिर सपोज व्हाट्सएप, ईमेल या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे उससे बात करने की, टच में आने की कोशिश करता है बार बार रिपीटेडली, तो वो भी आ जाता है अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट। या फिर threatens to use in any form of media a real or fabricated depiction through electronic film or digital or any mode of any part of the body of a child or the involvement of child in any sexual act, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक व्यक्ति है वो उस बच्चे को थ्रेटन करता है, वो बोलता है कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया सपोज, तो मैं क्या करूंगा कि मैं तुम्हारी फोटो मीडिया पे वायरल कर दूंगा एक ऐसे वीडियो में लगाकर, जो वीडियो तो नकली है बट मैं फेस उस पे तुम्हारा लगा दूंगा, ठीक है। तो वो उसको थ्रेटन कर रहा है ये बोल करके, तो वो भी आ जाएगा अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट। एंड लास्टली whoever entices a child for pornographic purpose or gives gratification therefore, ठीक है, कि कोई एक व्यक्ति है जिसने जिसने एक बच्चे को, बच्चों के लिए क्या चॉकलेट ही बहुत होता है, तो वो उस बच्चे को कहता है कि तुम अगर मेरा, तुम सपोज उसके पास कोई कलेक्शन होता है, ठीक है, उसके पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कलेक्शन होता है। अब वो व्यक्ति को, उस इंसान को पता है कि वो खुद पकड़ा जाएगा तो उसे बहुत लंबी सजा हो जाएगी, तो वो क्या करता है, एक बच्चे को यूज करता है, उस बच्चे को कहता है कि इसे सो एंड सो व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो तुम एक काम करो, इसे दे करके आओ, ठीक है, इसे पहुंचा करके आओ और तुम आने के बाद में तुम्हें बहुत सारी टॉफी, बड़े बड़े चॉकलेट्स दूंगा। तो वो क्या कर रहा है, एक बच्चे को एंटाइज कर रहा है एक पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। देखिए पोर्नोग्राफिक पर्पस की जब हम बात करते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी किसी बच्चे को यूज किया जा रहा है एक किसी वीडियो में या फिर किसी पिक्चर में, नहीं। पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज करने का मतलब है सपोज उसे किसी से किसी तक पहुंचाना, ट्रांसमिशन करना, ठीक है, पब्लिकेशन करने में हेल्प करना। सपोज कोई एक जगह है, कोई एक क्या कह सकते हैं हम उसे, सपोज कोई वर्कशॉप है जहां पर वो लोग, कोई शॉप है, वर्कशॉप है जहां पर वो लोग पॉर्न रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, और वहां पर उन लोगों ने एक बच्चे को रख लिया है काम पे, जो वहां पर उनकी छोटी मोटी कामों में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा कि आप एक बच्चे को यूज कर रहे हो फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस में, तो ये चीज भी आ जाएगी अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट। आई होप इट इज क्लियर। उसकी पनिशमेंट कितनी है, इसमें पनिशमेंट है कि आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है, मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है अप टू 3 years, ठीक है, 3 साल तक की सजा और फाइन तो आपको देना ही पड़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब हम आ जाते हैं यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस पे। कब कब एक बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस में के लिए काम में लिया जा रहा है वो हम कह सकते हैं, तो वो हम देखेंगे इस सेक्शन के अंदर। नाउ whoever uses a child in any form of media, including program or advertisement telecasted by a television channel or internet or in the electronic form or printed form, whether or not such program or advertisement is intended for personal use or for distribution for the purpose of sexual gratification, which includes, ठीक है, जहां पर भी किसी बच्चे का यूज किया जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो या प्रिंटेड फॉर्म हो, सपोज कोई मैगजीन हो सकती है, ठीक है, तो जहां पर भी किसी बच्चे का यूज किया जा रहा है, जहां पर इंटेंशन है उस व्यक्ति का कि वो या तो उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को जो वो बना रहा है उसको पर्सनल यूज के लिए काम में ले या फिर डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो जब भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए किसी बच्चे का यूज किया जाता है जहां पर उस बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करा जा रहा है, या फिर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी दिखाई जा रही है एक बच्चे को यूज में लेकर, जहां पर रियल या फिर स्टिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स हो रहे हैं, या फिर एक बच्चे का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है किसी ऑब्सीन या फिर इनडिसेंट चीजों में, ठीक है, एक बच्चे का ऑब्सीन तरीके से और इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उस चीज में, तो अगर कोई भी इंसान ऐसा कुछ कर रहा है तो वो आ जाएगा अंडर दिस सेक्शन 13, जहां पर बात होती है अबाउट यूज ऑफ अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। तो यहाँ पर हम 3 R की बात करते हैं। फर्स्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ अ चाइल्ड, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चाइल्ड विच इज ऑब्सीन और इनडिसेंट, या फिर using a child for real or stimulated sexual acts। तो ये सब आ जाता है अंडर सेक्शन 13।
एक्सप्लेनेशन पार्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोग बच्चे को यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ एक फ़िल्म बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए काम में यूज़ में ले रहे हो। अगर आप पॉर्न रिलेटेड कुछ भी बना रहे हो उसमें प्रिपरेशन में, प्रोडक्शन में, ऑफरिंग में, ट्रांसमिशन में, पब्लिकेशन में, फैसिलिटेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में आप एनी हाउ अगर किसी बच्चे को यूज़ कर रहे हो तो वो आ जाएगा अंडर अंडर व्हाट? अंडर यूज़ ऑफ अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस में और उसकी मिलेगी आपको सज़ा। सज़ा कौन से सेक्शन में दी गई है? अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट, वो अब हम देख लेते हैं। चलिए तब हमने देख लिया कि चाइल्ड को चलिए तब हमने देख लिया कि एक चाइल्ड को कब कब यूज किया जाता है, कौन से सिचुएशन में फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। अब हम देख लेते हैं पनिशमेंट। तो इसकी पनिशमेंट में दो पार्ट्स है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या कहता है? whoever uses a child for pornography children for pornographic purpose shall be punished। कितना इम्प्रिजनमेंट उसको मिल सकता है? फॉर अ टर्म which shall not be less than 5 years। 5 साल तो मिनिमम है, 5 साल तक की सजा, 5 साल तो मिनिमम है, मिनिमम 5 साल की सजा मिलेगी एंड फाइन भी देना पड़ेगा। और अगर उस व्यक्ति ने ये दूसरी बार सब्सिक्वेंटली उसको कन्विक्शन हो रहा है फॉर यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस तो ये उसकी मिनिमम सजा 5 साल की जगह हो जाएगी 7 साल की एंड फाइन, ठीक है। एंड दूसरा क्लॉज सॉरी दूसरा सबसेक्शन क्या कहता है? सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जब भी सपोज किसी एक बच्चा है, कोई एक बच्चा है जिसको पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज में लिया जा रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ में उस बच्चे के साथ सपोज सेक्सुअल असॉल्ट या फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या फिर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सारी चीजें उस बच्चे के साथ इन एडिशन टू यूजिंग हिम फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस हो रही है, ठीक है। तो उसको सजा कितनी मिलेगी? जो उसके साथ ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी ऐड करके, ठीक है। मतलब सपोज करो कि किसी इंसान ने एक बच्चे के साथ पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए उसको यूज किया है तो उसे 5 साल की सजा मिल रही है, ठीक है। और सपोज उसने क्या किया, उसने उस बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया है, ठीक है, तो वहां उसको 3 साल की सजा मिल रही है। तो अब टोटल सजा उसे कितनी मिलेगी? सिर्फ इसके लिए नहीं मिलेगी, उसे टोटल सजा मिलेगी ऐड होकर के, मतलब 3 साल प्लस 5 साल ऐड होकर उसे 8 साल की सजा मिलेगी। ये कहता है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14। Then coming to section 15 which talks about punishment for storage of pornographic material involving child। जहां पर भी कोई ऐसा अ, ये बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया में हमारे प्राइवेट स्पेस में अगर कोई अपने खुद के प्राइवेट स्पेस में अगर कोई पॉर्न देख रहा है तो वो लीगल है, ठीक है, बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो दिखाने के लिए। प्लस एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि इट कैन नॉट बी चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी ना आप देख सकते हो, ना आप किसी को दिखा सकते हो, ना आप खुद के पास स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आप स्टोर नहीं कर सकते हो अपने खुद के पर्पस के लिए भी, ना ही आप स्टोर कर सकते हो कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। सो जब भी किसी इंसान के पास स्टोर मिलता है या उसके पोजेशन में मिलता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल जिसमें कोई बच्चा होता है, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कोई मटेरियल किसी इंसान के पास सपोज मिलता है जिसको उसने डिलीट नहीं किया है या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया है या फिर उसने जाकर अथॉरिटीज को भी नहीं बताया कि मुझे सो एंड सो मिला है, चलो ठीक है। अगर तुम सपोज कोई कहता है कि अरे अरे मेरे पास तो गलती से आ गया, बट गलती से कैसे आ गया? अगर आपके पास गलती से आया था तो या तो आप उसको डिलीट करते, आप उसको डिस्ट्रॉय करते या फिर आप अथॉरिटीज को जाके बोलते। बट आपने ये तीनों ही चीजें नहीं की है अगर, और आपके पास मिल जाती है और जहां पर इंटेंशन प्रूव हो जाता है कि या तो आप उसको शेयर करना चाहते थे या फिर ट्रांसमिट करना चाहते थे, तो क्या सजा मिलेगी? मिनिमम है 5,000 फाइन, और अगर आप कंसिक्वेंटली दूसरी बार इसी चीज को कर रहे हैं तो मिलेगी 10,000 की फाइन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। देन आते हैं सबसेक्शन 2 पे जो कहता है कि जो भी व्यक्ति स्टोर करता है या पोजेस करता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल को जिसमें कोई बच्चा है, ठीक है, सो एज टू ट्रांसमिट और प्रोपेगेट और डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, ओके, एक्सेप्ट वो उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहता है, वो उसे किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, ठीक है, तो वो आ जाएगा अंडर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। और उसकी पनिशमेंट कितनी दी गई है? 3 साल तक की सजा और फाइन और बोथ। एंड लास्टली सबसेक्शन 3 कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति के पास स्टोरेज मिलती है या पोजीशन मिलती है पोर्नोग्राफिक मटेरियल की विच इन्वॉल्व्स अ चाइल्ड, तो अगर उसने वो कमर्शियल पर्पस के लिए रख के रखा है तो उसे सजा मिलेगी कितनी? अगर पहली बार के लिए सजा उसको मिल रही है तो 3 से 5 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर बोथ उसे देना पड़ेगा। और अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो रहा है तो 5 से 7 साल तक की सजा एंड फाइन उसे देना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि सबसेक्शन 2 और 3 में ऐसा क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसेक्शन 2 बात कर रहा है स्टोरेज और पोजेशन ऑफ पोर्नोग्राफिक पर्पस इन एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड फॉर ट्रांसमिशन प्रोपेगेटिंग डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सपोज कि कोई एक इंसान है जिसके पास कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, अब वो चाहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करे,
ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये एक इंटरनल पर्पस के लिए हुआ ना, कि वो उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस वो लोगों को डिस्प्ले, सपोज किसी और को दिखाना चाहता है वो, उसने किसी और को दिखाया या डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो आ जाएगा सब सेक्शन 2 के अंदर, जहाँ पर 3 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर बोथ उसे मिल सकता है। बट सब सेक्शन 5 क्या कहता, 3 क्या कहता है, सब सेक्शन 3 कहता है जहाँ पर वो व्यक्ति कमर्शियल पर्पस के लिए ऐसे पोर्नोग्राफिक मटेरियल रख के रखा था उसने अपने पास। कमर्शियल पर्पस मतलब बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए अगर किसने रखा है, तो उसे 3 से 5 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर बोध देना पड़ेगा, और दूसरी बार अगर वो पकड़ा जाता है सब्सिक्वेंटली, तो 5 से 7 साल तक की सजा एंड फाइन उसे मिलेगा। दैट इज ऑल अबाउट पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल। चलिए, तो अब हम जल्दी से लास्ट के 2-3 सेक्शंस और कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के जो सेक्शंस है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं हम चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 बेसिकली बात करता है अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। इस एक्ट के अंदर हमने कितने ऑफेंसेस की बात की है? ऑफेंसेस लाइक सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्ग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, या फिर पोर्नोग्राफी का स्टोरेज विच इन्वॉल्व्स अ चाइल्ड, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये जो हमने बातें करी है ना इन ऑफेंसेस की, तो हो सकता है कोई कोई इंसान इन ऑफेंसेस को कमिट ना करे, बट शायद उसको अबेट करे। अबेट करना मतलब किसी को उकसाना करने के लिए, किसी की हेल्प करना उस ऑफेंस को करने में, तो वो आ जाता है अबेटमेंट में। ठीक है? और एक हो जाता है अटेम्प्ट, कि करने की कोशिश की बट कर नहीं पाए, हुआ नहीं। ठीक है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 16, 17 एंड 18 में। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात करता है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस की। ठीक है? तो कौन इंसान अबेट करता है एक ऑफेंस को? नंबर 1, जो इंस्टिगेट करता है किसी पर्सन को कि जाओ तुम जाकर ये करो। ठीक है? तो पहली बात, जो उकसाएगा किसी को कि जाओ तुम जाकर के ये ऑफेंस कमिट करो, तो वो भी अबेटमेंट में आता है। दूसरी बात, हु एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस, जो कर एंगेज होता है उन लोगों के साथ। सपोज सपोज कि कोई किसी ने किसी बच्चे के साथ किया एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसमें कुछ डेडली वेपन को यूज में लिया। ठीक है? तो एक कॉन्स्पिरेसी चल रही थी जहाँ पे 4-5 लोग बातें कर रहे थे कि हाँ इस तरीके से इस ऑर्डर में ये काम करेंगे। तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली कि मैं आपको लाके वेपन्स दूंगा। तो ये क्या हुआ? ये एंगेजमेंट हुआ कि वो एक कॉन्स्पिरेसी में भागीदार बन रहे हैं। ठीक है? तो ये भी आ जाएगा हमारा अबेटमेंट में। फिर तीसरी बात, whoever intentionally aids by any act or illegal omission the doing of such offense। ठीक है? इंटेंशनली जो एड करता है, किसी की मदद करता है, चाहे वो कोई काम करे या फिर कोई इलीगल ओमिशन करे, तो वो भी आ जाता है ऑफेंस, वो भी आ जाता है अबेटमेंट में। उसे भी हम कहेंगे कि उसने उस इंसान की हेल्प की है। कैसे हेल्प की है? सपोज फॉर एग्जाम्पल, कोई था, एक मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट को पता चलता है कि जो उनके स्टाफ है, उन्होंने किसी बच्चे के साथ में एग्ग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। अब उन्हें ये लगता है कि अगर ये बात सामने आ गई तो उन्हीं के हॉस्पिटल की बदनामी हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं, उसे अंडरग्राउंड कर देते हैं, कुछ दिनों के लिए छुपा देते हैं, और कहते हैं कि जब तक ये बात रफा दफा ना हो जाए, दब ना जाए, तब तक तुम किसी को दिखना मत। ठीक है? बाकी तुम्हारा जो भी एक्सपेंसेस होगा वो हम लोग देख लेंगे, जो कुछ भी करना है। तो ये चीज भी आ जाती है, एडिंग में आ जाती है ये चीज। ठीक है? तो अबेटमेंट के लिए 3 चीजें होती है, या तो आप इंस्टिगेट करें किसी को, या तो कोई एंगेज हो किसी कॉन्स्पिरेसी में, या फिर कोई इंटेंशनली एड करे किसी को। तो ये सारी चीजें ही आ जाएगी अबेटमेंट में। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है हमें कि अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट व्हिच इज बाउंड टू डिस्क्लोज वॉलंटरली causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate। वही जो मैंने अभी आपको समझाया, whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act। ये भी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, जो भी फैसिलिटेट करता है किसी एक्ट को, वो भी कहा जाता है कि उसने इंस्टिगेट किया है। Whoever employ, harbor, receive or transport a child by means of threat or use of force and other form of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power, etc., etc., to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of any offense is said to aid the doing of that offense। ठीक है? I hope it is clear। देन हम आ जाते हैं उसकी पनिशमेंट पे। पनिशमेंट के बारे में बात किया गया है अंडर सेक्शन 17। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट इज एज सेम एज कमिटिंग द ऑफेंस इटसेल्फ। ठीक है? तो जहां पर हम अबेटमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये माना जाता है कि अगर आपने अबेट किया है, इसका मतलब आपने भी वो ऑफेंस किया है, तो जो ऑफेंस के लिए सजा मिलेगी वही अबेटमेंट के लिए सजा मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज ऑफेंस की सजा है
लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो अबेटमेंट की सजा भी मिलेगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। देन सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है। ये तो था अबेटमेंट का पनिशमेंट। अब हम देख लेते हैं अटेम्प्ट का पनिशमेंट क्या है। तो अटेम्प्ट का क्या पनिशमेंट है? whoever attempts to commit an offense punishable under this act and in such attempt does an act towards the commission, जो भी करना चाहता था किसी ऑफेंस को और उस एक्ट को करने के लिए अटेम्प्ट कोई भी एक्ट करता है टुवर्ड्स दैट ऑफेंस, तो उसे सजा मिलेगी। और कितनी सजा मिलेगी? विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, या तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। वो देखा जाएगा कि ऑफेंस में क्या दिया गया, सिंपल दिया गया तो सिंपल मिलेगा, रिगरस अगर लिखा है तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। कितने समय के लिए? फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू वन हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया हुआ है तो उसका हाफ मिलेगा उसे अटेम्प्ट के लिए, और or one half of the longest term of imprisonment provided for that offense or with fine or with both। तो या तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हाफ मिलेगा या फिर जितनी भी सजा, सपोज लॉन्गेस्ट टर्म दिया हुआ है कोई, तो सपोज 25 साल है, तो अगर 25 साल है तो उसका वन हाफ उसे सजा मिल जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज हमें देखने की जरूरत है, वो ये कि जब भी हम बात करते हैं ना फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू वन हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वैसा देखा जाए तो 14 साल होता है, तो आप कहेंगे कि इसका हाफ हो जाएगा 7 years, बट नो। जब भी हम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की हाफ सजा के बारे में बात करते हैं तो हम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को लेते हैं एज अ टोटल ऑफ 20 years। तो हम मानेंगे कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इंसान को मिलती है 20 साल की, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 10 साल। और ये हमें कहाँ मिलता है? It has been provided under section 57 of the Indian Penal Code। आई होप मैं आपको ये समझा पाई हूँ क्लियरली। बाकी के सेक्शंस हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं अपने सवाल, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। तो चलिए, हैप्पी रीडिंग्स एंड मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।